नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले जो कक्षाएं चल रही हैं निरंतर उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो हमारा जलवायु वाला चल रहा था। उसमें अभी तक हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने जो कॉपेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण था उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास में दो व्यक्तिगत मत के अनुसार और बचे हुए हैं, एक तो ट्रिवार्ता का और एक थार्नवेट का। कॉपेन के अनुसार उन्होंने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, BWHW, BSHW, CWG और AW। तो कॉपेन का हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था किस प्रदेश में कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है। अब उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज इस क्लास का आरंभ करते हैं। इस कक्षा में हम पहले तो जो व्यक्तिगत मत के अनुसार 2 बचे हुए हैं, ट्रिवार्ता का और थार्नवेट का, उनका पढ़ेंगे। उसके बाद में जो जलवायु वो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले एक बार पुनः आप उस स्थिति को देख सकते हैं, AW, CWG और इधर वाला ये CWG, BSHW, BSHW और ये BWHW। ये तो किसका था? कॉपेन का वर्गीकरण। कॉपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है। इसके बाद में हमने इनको विस्तृत अधिक अध्ययन कर लिया था। आज हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं हम ट्रिवार्ता का। किसका? ट्रिवार्ता का। ट्रिवार्ता जी ने जो वर्गीकरण किया था उसका आधार बताया था उन्होंने वर्षा को। किसके? वर्षा के आधार पर इन्होंने जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है उसको किया था। जो जलवायु थे उन्हें राजस्थान के कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। किसने बांटा था? ट्रिवार्ता ने। ट्रिवार्ता ने भी 4 में, कॉपेन जी ने भी 4 में बांटा था। इनका आधार क्या था? इन्होंने वर्षा के आधार पर बांटा था। अब ट्रिवार्ता का बिल्कुल इजी है, याद रखना है आपको कि जो AW है उसमें 100 सेंटीमीटर बारिश पाई जाती है। अभी तक हम 120 सेंटीमीटर पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ट्रिवार्ता ने उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। तो AW वाले क्षेत्र में क्या किया उन्होंने? 100 सेंटीमीटर बारिश। CAW वाले में 70 सेंटीमीटर, BSH में 30 सेंटीमीटर और BWH में 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसी के सापेक्ष में कॉपेन का देखा जाता है, कॉपेन के साथ हम तुलना करें, क्योंकि कॉपेन का और इनके जो प्रदेश हैं वो तकरीबन सेम है, यानी कि वो सेम प्रदेश हैं जो इन्होंने बताए और कॉपेन ने बताए थे। सिर्फ इन्होंने वर्षा के ही आधार पर इसका विभाजन किया था। अब इसमें कॉपेन के अनुसार देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र BWHW, जो ट्रिवार्ता का BWHW है वही कॉपेन का ट्रिवार्ता का BWH है वही कॉपेन का BWHW है। आगे जो ट्रिवार्ता का BSH है वही कॉपेन का BSHW है। जो ट्रिवार्ता का CAW है वही ट्रिवार्ता का कॉपेन का कौन सा है? CWG। और AW तो बिल्कुल सेम है। AW दोनों के सेम है। इसमें याद रखना उन्होंने A यूज़ किया है और यहाँ इन्होंने W यूज़ किया है, यानी इनका A और इनका W। यहाँ पे BSH बाद में W इंडिकेट करना है, यहाँ पे BWH यहाँ पे W इंडिकेट करना है। जो ट्रिवार्ता का है याद रखना सेम क्षेत्र है, जैसे अभी हमने कॉपेन का पढ़ा था उसी प्रकार से ये वाला क्षेत्र, इन्होंने ये वाले क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? BWH। ठीक है। इसको BSH के नाम से BSH, इसको तो AW कहा ही था इन्होंने, बस यहाँ चेंज किया है इन्होंने, CAW कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? CAW। और उन्होंने क्या किया था यहाँ पर? कॉपेन के अनुसार CWG, कॉपेन के अनुसार BSHW, कॉपेन के अनुसार AW तो AW ही था। यहाँ पर कॉपेन के अनुसार BWHW। तो ये कॉपेन का और ट्रिवार्ता का जो था उसे हम कंबाइंड में पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा CWG वाला क्षेत्र है उसमें उन्होंने W की जगह क्या यूज़ किया है? A यूज़ किया है।
क्षेत्र बिल्कुल बाकी भाई सेम है। अब इसमें ए का मतलब है हॉट समर, ए किसको इंडिकेट करता है, हॉट समर को, गर्म हवाओं को, और दूसरा कोल्ड समर यानी गर्म प्रदेश को। ये तो गर्म प्रदेश को करता है और ये ठंडे प्रदेश को इंडिकेट करता है। तो यही था कि उनका जो सी था, किसका, इनका डब्लू था और इनका क्या है, ए है। यानी कि इन्होंने भी थोड़ा क्या बताया था यहाँ पर कि हॉट समर है यानी कि गर्म जलवायु प्रदेश है। तो इस वजह से ट्री वार्ता का और कोपेन का कंबाइंड में पढ़ सकते हैं। ट्री वार्ता ने चार जलवायु प्रदेश बताए थे और इनका आधार था वर्षा। पहला BWH, दूसरा BSH, तीसरा CAW और चौथा AW। तो ये तो कौन का था, ट्री वार्ता का। ट्री वार्ता का और कोपेन का समथिंग सेम ही है और सबसे इजी भी है ट्री वार्ता का। बस याद रखना है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर जो बारिश होती थी उनको उसने कितना कर दिया, 100 सेंटीमीटर। जो हमारी यहाँ पर 80 सेंटीमीटर बारिश हो रही थी उसे इन्होंने 70 कर दिया। जो हमारी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर बारिश हो रही थी उसे 30 कर दिया और जो हमारी 20 हो रही थी उसे 10 कर दिया। बस इसमें 20 घटाने हैं, सब में 10 कितने माइनस करने हैं, 10। सब में 10 माइनस होंगे, सिर्फ इस वाले क्षेत्र में 20 माइनस होंगे क्योंकि बढ़ते भी 20 हैं तो घटेंगे भी कितने, 20। तो ये किसका था, ट्री वार्ता का। 4 भागों में बांटा था, आधार रखा था वर्षा। आगे एक और वर्गीकरण बच जाता है हमारे पास में, वो है थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो इन्होंने जो आधार माना था वो था इनका क्या था, वनस्पति, तापमान, टेम्परेचर, वाष्पीकरण और रेन, वर्षा। वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा। इन्होंने थॉर्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था उसके आधार रखे थे वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। इन्होंने भी 4 प्रदेशों में बांटा। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ने जो प्रदेशों में बांटा है, चार ही जलवायु प्रदेश में बांटा है। कोपेन ने भी 4 में बांटा, ट्री वार्ता ने भी 4 में बांटा था। अब थॉर्नवेट ने भी 4 में बांटा है। अब इन्होंने थोड़े से नाम अलग कर दिए, जो पहले नाम थे उनसे अलग कर दिए। जो EAD वाला क्षेत्र था, यानी जो कोपेन का और ट्री वार्ता का, कोपेन और ट्री वार्ता का जो BWH, किसका, ट्री वार्ता का, और BHWH वो किसका था, कोपेन का। उसमें क्या कर दिया इन्होंने, उस वाले क्षेत्र को नाम दे दिया क्या, EAD। क्या नाम दे दिया, EAD। और ये कौन से को बांट दिया, शुष्क जलवायु में। दूसरा DBW, पर इन्होंने इस वाले क्षेत्र को बोल दिया DBW। कौन सा क्षेत्र बोल दिया, DBW। इन्होंने जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र था और शेखावाटी प्रदेश उसको अलग से रखा था, इसमें EAD। आगे DBW हो गया। अब DAW यानी अर्ध शुष्क जलवायु। और जो हमारा CWG वाला क्षेत्र था, CWG वाला क्षेत्र था, उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, DAW। क्या नाम दिया, इधर लिख देते हैं, DAW। क्या नाम दे दिया, DAW। इस वाले क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, DAW। और इस वाले क्षेत्र को नाम दे दिया CAW। क्या नाम दे दिया, CAW। यहाँ पर उपाद्र जलवायु देखने को मिलेगी, DA, याद रखना, CDDE, CDDE, CDE, CDDE, CDDE। याद रखना, यहाँ से शुरू करेंगे A ठीक है। और सभी में क्या यूज़ करना है इधर, www, यानी कि www वेबसाइट हो गई हमारी। कौन सी वेबसाइट हो गई, www और w वाली वेबसाइट। फिर क्या याद रखना है, फिर याद रखना है हमें AAV। क्या याद रखना है, AAV। अब आगे CDD, बस इधर याद रखना है EAD। ये तो किसका हो गया हमारा,
थानतवेट ने जो हमारे जलवायु प्रदेश 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। इन्होंने आधार रखे थे वनस्पति, तापमान, बाष्पीकरण और वर्षा। समझ में आ गया होगा। इस वाले क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया था? शुष्क जलवायु प्रदेश। इसको शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में रखा था। इसको सिर्फ अर्ध शुष्क जलवायु में रखा था और इसको उपाद्र जलवायु में रखा था। और डी जो होता है, डी जो है वो किसको इंडिकेट कर डी किसको इंडिकेट करता है? डी इंडिकेट करता है एवरी टाइम ड्राइव, यानी कि हमेशा सूखे को इंडिकेट कौन करता है? डी, यानी जो हमेशा सूखा रहता है उसे डी इंडिकेट करता है। तो ये वाला भी सूखा रहता है, ये वाला भी सूखा रहता है। हालांकि इन्होंने इस वाले में भी यूज कर लिया डी को। तो उनका कहने का तात्पर्य ये जो डी है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एवरी टाइम ड्राई को, यानी कि हमेशा सूखे को। अभी तक हमने कोपेन का पढ़ लिया था पहली क्लास में, उसके बाद में थानतवेट का पढ़ा था और ये त्रिवार्ता का, और ये किसका हो गया? थानतवेट का। तो ये तो व्यक्तिगत मत के आधार पर जो वर्गीकरण थे वो पढ़ लिए। अब और जान लेते हैं जो थानतवेट था उन्होंने कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए हैं। तो जो थानतवेट थे उन्होंने क्या किया? जो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, 1, 2, 3, 4, इन चारों प्रदेशों को किस में रख दिया? शुष्क और अर्ध शुष्क में, यानी DVW के अंदर। किसके अंदर रख दिया? DVW के अंदर। EAD के अंदर रखा था उन्होंने। कौन कौन से क्षेत्र रखे थे? जैसलमेर के नीचे बाड़मेर और थोड़ा सा पश्चिमी जोधपुर, इतना क्षेत्र जोधपुर का भी आता है। तो इसमें कौन कौन से रखे थे? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। यहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक न्यून व मरुदबिद जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में उन्होंने जो DAW वाला बताया था उसे अर्ध शुष्क कहा था। अब इसमें जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है वो पूरा के पूरा क्षेत्र किस में आ जाता है? आप देख सकते हो ये पूरा के पूरा क्षेत्र किसके अंदर आ जाएगा? ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा हमारा DAW के अंदर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये थानतवेट का थोड़ा सा अलग बनाया उन्होंने, जबकि त्रिवार्ता और कोपेन का सेम था। उसमें वैसे शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। DVW के नाम से जाना जाता है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में EAD में पढ़ा कि इसमें जो जैसलमेर है, बाड़मेर है और पश्चिमी जोधपुर है, यहाँ पे अत्यधिक न्यून व मरुदबिद वनस्पति देखने को मिलती है। सबसे बड़ा DAW जिसके अंदर कंटीली मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अंदर सर्वाधिक है जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर का क्षेत्र किसमें आता है? वो सारा क्षेत्र है जो झालावाड़ का क्षेत्र था इसमें कौन कौन से थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और कोटा, बारा, झालावाड़, यानी बूंदी को छोड़ दिया जाता है हाड़ौती से, और बागड़ प्रदेश किसमें शामिल के होते हैं? CAW में। यहाँ सवाना या मानसूनी वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये तो किसका था? हमारा थानतवेट का जलवायु वर्गीकरण। पहला शुष्क अर्ध शुष्क पड़ा था, DVW नाम दिया था। दूसरा EAD के नाम से जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र था। इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र सम्मिलित था। सबसे बड़ा था जो हमारा था DAW के नाम से, ये अर्ध शुष्क था, कटीली मरुस्थलीय वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद CAW पड़ा था जिसमें हमने बागड़ और जो हमारा हाड़ौती था बूंदी को छोड़ दिया जाता है, इसके अंदर सम्मिलित होता है। इसमें सवाना या मानसूनी जो वनस्पति देखने को मिलती है। ये तो था हमारा थानतवेट का। अब इसको याद रखना है आपको, ये हमारा राजस्थान है। तो कैसे याद रखना है? सबसे पहले हमें C से शुरुआत करनी है। कहाँ से करनी है? C से। उसके बाद D और फिर D, ठीक है ना। इतना याद करना है कि C के बाद में D और D के बाद में D और फिर इधर E, CDDE। अब याद क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा? A। क्या आएगा? A। तो 2 बार A लेके आना है, A यहाँ पर B,
और यहाँ पर ए। याद रखना 2 बार ए, फिर ऊपर बी और फिर ए। इसके बाद में हमें क्या लेके आना है, एक लेके आना है, क्या लेके आना है, डब्लू। और डब्लू कितने लाने हैं, 3। हमने पढ़ा था डब्लू डब्लू डब्लू, यानी डी वी डब्लू, डी ए डब्लू, सी ए डब्लू। इसके साथ में बस उन्होंने क्या यूज़ किया है, डी यूज़ किया है। तो ये तो किसका था, थार्नवेट का। इससे पहले हमने ट्रीवार्ता का पढ़ लिया था। ट्रीवार्ता और जो कोपेन है उनके सेम जलवायु प्रदेश हैं, सिर्फ उन्होंने वर्षा के आधार पर बताया है। इस वजह से उन्होंने जो हमारे AW वाला क्षेत्र था जिसमें हम 40+ करते हैं, उसमें 20 माइनस करते हैं और सभी में -10 करते जाते हैं, और उसके हिसाब से सेंटीमीटर बारिश हमें देखने को मिल जाती हैं। ये तो थे हमारे थार्नवेट और किसके, ट्रीवार्ता का वर्गीकरण। इससे पहले हमने कोपेन का पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब आगे ये तो हो गया हमारा जलवायु वर्गीकरण, किस किस के सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में कोपेन का वर्गीकरण कर लिया था। कोपेन के में BWHW, BSHW, CWG और AW। ट्रीवार्ता के में BWH, BSH, CAW और AW। उसके बाद में पढ़ा था हमने किसका, इसके बाद में हमने पढ़ा था थार्नवेट का, CDD, AAB। यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने क्या यूज़ किया था, यहाँ पर किया था WWW, यानी तीनों क्षेत्रों में W, इधर EAD। बस इतना याद रखना है। थोड़ा सा थार्नवेट का थोड़ा सा अलग है, बाद बाकी ट्रीवार्ता और दोनों का सेम है। ये तो हो गया हमारे जलवायु जो प्रदेश थे उनका वर्गीकरण सामान्य और व्यक्तिगत मत के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे जलवायु का ऋतुओं का वर्गीकरण। ऋतु, अब ऋतु क्या होती है, एक होता है मौसम और एक होती है ऋतु। मौसम जो एक कम समय अवधि के लिए आता है, जैसे सुबह से शाम तक 1 दिन का या 2 दिन का, जिसमें समय जो जैसे अभी बारिश हो रही है, शाम को गर्मी पड़ने लग जाए तो क्या बोलते हैं लोग, मौसम चेंज हो रहा है। जबकि वही एक लंबी अवधि तक चले, जैसे सर्दियां शुरू हो गई, वो सर्दियां 1 महीने 2 महीने 4 महीने चलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्द ऋतु। बारिश शुरू हुई 1 महीने 2 महीने होती है तो किसे बोलते हैं, वर्षा ऋतु। और जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं 1-2 महीने पड़ती हैं तो क्या बोलते हैं उसे, ग्रीष्म ऋतु। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु में बारिश हो जाए, ग्रीष्म ऋतु में जब बारिश हो जाती है 1 दिन 2 दिन, तो वो ठंडा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, यानी कि तापमान कम हो जाता है। इस वजह से हमें थोड़ी सी ठंड भी महसूस होने लग जाती है। तो इस स्थिति में ये 1-2 दिन का तो क्या कहलाएगा, 1-2 दिन का कहलाएगा मौसम। और जबकि ये ग्रीष्म ऋतु 3-4 महीने 2-3 महीने जब चलेगी तो इसे क्या कहा जाएगा, ऋतु कहा जाएगा। तो ऋतु की परिभाषा 3-4 महीनों तक एक स्थायी जो जलवायु रहती है या जो स्थायी समय रहता है उसे हम ऋतु के नाम से जानते हैं। अब हम 4 ऋतुओं में, वैसे 3 ऋतु मुख्य होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। तो यहाँ पर हम शरद ऋतु को, क्योंकि जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है वो जो कि अक्टूबर से नवंबर के मध्य का है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हमने शरद ऋतु का नाम दिया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सब जानते हैं, गर्मियाँ, और राजस्थान वाले तो विशेषकर बहुत अच्छे से जानते हैं इन गर्मियों के बारे में, जो कब से होता है, मार्च से लेकर के जून तक। उसके बाद में पढ़ेंगे हम वर्षा ऋतु। मार्च आते ही क्या हो जाती हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, और जून तक जाते जाते गर्मियाँ क्या होने लग जाती हैं, ख़त्म होने लग जाती हैं। जून में जैसे जून आया फिर क्या प्रारंभ हो जाएगा, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, जो कि जून से लेकर कहाँ तक चलेगी, सितंबर तक। कहाँ तक चलेगी, सितंबर तक। उसके बाद में शरद ऋतु। शरद ऋतु सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर, यानी कि ये वो समय होता है जब ना ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं ना ज़्यादा ठंडें पड़ती हैं। अब उसके बाद में दिसंबर चलते ही हमारे यहाँ से क्या शुरू हो जाती हैं, सर्दियाँ। क्या शुरू हो जाती हैं, सर्दियाँ। यहाँ पर दिसंबर से जैसे ही फरवरी खत्म हुआ, फरवरी से फिर क्या वापस शुरू हो जाएंगे, मार्च आते ही ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, जून आते ही हमारे वर्षा ऋतु हो जाएगी, और अक्टूबर नवंबर, बस ये टाइम पीरियड याद रखना। अक्टूबर नवंबर का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं, हम शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब इन ऋतुओं के बारे में हम अच्छे से वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी ऋतु में कौन सी घटनाएं घटित हमें राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर लिख दो, एक लंबी समय अवधि, लंबी समयावधि
के मौसम को ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतु कहा जाता है। यानी कि पढ़ लिया, मौसम एक दो दिन का, 2-4 दिन का होता है, जबकि जो ऋतु होती है वो लंबी समय अवधि के मौसम को कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था, मार्च से लेकर के जून तक की जो समय अवधि है उसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। जून से लेकर सितंबर तक जो समय अवधि है उसे वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक की जो समय अवधि है उसे शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। और दिसंबर से जो फरवरी की समय अवधि है उसे हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ग्रीष्म ऋतु कब से कब होती है? मार्च से जून। वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। ये तो था हमारी ऋतुओं का वर्गीकरण। अब एक एक ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं हमें घटित होती हैं या हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु जो वर्तमान में चल रही है, ग्रीष्म का यानी गर्मियाँ, क्या है? गर्म ऋतु। इसमें टेम्परेचर अधिक हो जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, लू, आंधी और बबूलिया। क्या कौन सी तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं? लू, आंधी और बबूलिया। लू भी जो गर्म पवनें चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। आंधी जो नमी और आर्द्रता युक्त पवनें होती हैं उन्हें आंधी के नाम से जाना जाता है। इनका वेग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बबूलिया को हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं, छोटा सा। जैसे यहाँ पर लो प्रेशर हुआ तो ये थोड़ा सा इस दिशा में ऐसे ऐसे बढ़ने लग जाएगा, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? बबूलिया के नाम से। इसको अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। बबूलिया जो कि एक लो प्रेशर का क्षेत्र बनाता है और मिट्टी को उड़ाते उड़ाते ले जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? लू के बारे में, आंधी के बारे में और बबूलिया के बारे में। अब लू शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। जो शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं हम उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब लू सर्वाधिक कहाँ चलती हैं? बाड़मेर के अंदर। यह हमारा पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर जो बाड़मेर है इसके अंदर क्या हो गया? लू सर्वाधिक चलती है। कहाँ? बाड़मेर में। लू क्या होती है? लू होती है शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। उसके बाद आंधी, नमी व आर्द्रता युक्त पवनों को आंधी कहलाती हैं। नमी और जो आर्द्रता युक्त पवनें हैं वो क्या कहलाती हैं? आंधी। अब आंधी कहाँ चलती हैं? हमें सबको पता है, श्री गंगानगर में 27 दिन तक चलती हैं। ये श्री गंगानगर है, गंगानगर। तो गंगानगर में कितने दिन तक चलती हैं? 27 डे तक, यानी 27 दिन तक चलती हैं। यहाँ पर क्या चलेगी? यहाँ पर चलेंगी हमारी आंधी। क्या चलेंगी? आंधियाँ। लू देखा बाड़मेर के अंदर चलती हैं, और जो आंधियाँ हैं वो कहाँ चलती हैं? श्री गंगानगर के अंदर चलती हैं। उसके बाद में हमारा है बबूलिया। जो बबूलिया है साइक्लोन का निर्माण करता है। धूल भरी और चक्रवाती पवनों को बबूलिया कहा जाता है। ये धूल भरी और चक्रवाती पवनें हैं उनको क्या कहा जाता है? बबूलिया कहा जाता है। ये कहाँ चलता है? ये बीकानेर में चलता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? बीकानेर में। तो याद रखना, आंधियाँ सर्वाधिक 27 दिन तक कहाँ चलेंगी? श्री गंगानगर में। और यहाँ पर क्या चलेंगी? बबूलिया कहाँ चलेगा? वैसे बबूलिया, वैसे बीकानेर। और आंधी श्री गंगानगर में, लू बाड़मेर के अंदर। तो ग्रीष्म ऋतु की जो 3 घटनाएं वो पूछी जाती हैं। लू किसे कहते हैं? शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। सर्वाधिक बाड़मेर में। आंधी नमी आर्द्रता युक्त पवनों को आंधी कहलाती हैं। ये कहाँ चलती हैं? ये सर्वाधिक कहाँ चलेंगी? श्री गंगानगर में। कितने दिन तक चलती हैं? 27 दिन तक। उसके बाद में पूछा जाता है बबूलिया। जो धूल भरी और चक्रवाती पवनें होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बबूलिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से याद रखना, श्री गंगानगर आंधियाँ 27 दिन तक चलती हैं। बबूलिया बीकानेर में चलते हैं, देखने को मिलता है, और लू बाड़मेर में मिलती है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है उसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। इसमें तापमान उच्च पाया जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान, अगर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान पूछा जाता है कि किस महीने के अंदर पाया जाता है,
कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में देखने को मिलता है, तो कौन से में देखने को मिलता है, जून जो महीना होता है उसमें सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। अब पूछा जाता है गर्म जिला, क्या पूछा जाता है, गर्म जिला कौन सा है, चुरू, और गर्म स्थान फलौदी, फलौदी जो जोधपुर के अंदर स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान जून महीने में पाया जाता है। गर्म जिला कौन सा है हमारा, चुरू, और गर्म स्थान फलौदी जोधपुर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक तापांतर वाला जिला किसके आधार पर, वार्षिक, और सर्वाधिक तापांतर वाला जिला दैनिक। अगर वार्षिक पूछा जाता है तो चुरू, चुरू का कारण है क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेगिस्तान, और रेगिस्तान होने की वजह से क्या है, यहाँ पर जो वनस्पति है वो थोड़ी सी विहीन है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर गर्मियों में तो ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में ये टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम, यानी माइनस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसलिए जो सर्दियों का टेम्परेचर और गर्मियों का टेम्परेचर उन दोनों में यानी कि जो डिफरेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठंडों में जो सर्दियाँ होती हैं उनमें कम टेम्परेचर और गर्मियों में उच्च टेम्परेचर। ये उच्च और जो निम्न का जो टेम्परेचर है इनके बीच सर्वाधिक अंतर किस जिले में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है हमारे चुरू के अंदर। और अगर दैनिक तापांतर पूछा जाता है तो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। अगर एक दैनिक तापांतर पूछता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला वार्षिक आधार पर, तो कौन सा होगा, चुरू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला महीना जून। उसके बाद में गर्म जिला जैसलमेर, गर्म स्थान फलौदी जोधपुर। अब न्यूनतम तापमान, ये तो हो गया कौन सा तापांतर, सर्वाधिक। अब न्यूनतम कहाँ पाया जाएगा, सिरोही में, और स्थान माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू स्थाई जो स्थान है वो कहाँ पर है, थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से हमने पहले ही पढ़ा था कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है, यानी कि घटता जाता है। और 1 किलोमीटर पर जाने पर कितना हो जाता है, ये 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो माउंट आबू के ठंडा होने के कारण क्या है कि यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इस जिला पूछा जाता है कि न्यूनतम तापमान वाला जिला सिरोही, स्थान माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु गर्मियों के बाद में कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में सबसे पहले मानसून क्या होता है, मानसून जैसे कि हमारे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो घर वाले बोलते हैं कि मानसून आ गया, अब हमारे यहाँ पे बरसात प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके बारे में मानसून क्या है, मानसून मौसम शब्द से बना है, किससे बना है, मौसम से। और मौसम अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके जनक थे अल मसूदी, कौन थे, अल मसूदी। मानसून मौसम शब्द से बना है, मौसम शब्द अरबी भाषा का है, किस भाषा का है, अरबी का, जनक अल मसूदी हैं। अब हमारे राजस्थान में जो वर्षा है और इसमें मानसून कैसे प्रवेश करता है या कहाँ से प्रवेश करता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के सापेक्ष में देखते हैं, इंडिया के सापेक्ष में। तो हमारे यहाँ पर जो मानसून आता है वो कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा पश्चिम है भारत का और ये हमारा दक्षिण है, किसका, इंडिया का। ये हमारा भारत का मैप है। तो क्या हुआ कि हमारे पढ़ लिया कि हमारे राजस्थान में कौन सा मानसून आता है, ये हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम। ये तो है पश्चिम और ये है दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से ये मानसून प्रारंभ करता है मालाबार तट से, मालाबार तट केरल में स्थित है और यहाँ से ये प्रवेश करता है। ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही प्रवेश करेगा, प्रवेश करते करते भारत में बारिश करता आएगा। अब ये मानसून भारत में तो कब आता है, भारत में तो आ जाता है 1 जून को। 1 जून को यहाँ से चलना प्रारंभ हो गया। अब हमारे राजस्थान तक आते आते इसको कितने दिन हो जाते हैं, 25 जून। कितने हो जाते हैं, 25 जून। तो अब हमारे राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगा, हमारे राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगा, ये हमारा पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो हमारे राजस्थान में भी कहाँ से प्रवेश करेगा, ये है दक्षिण पश्चिम से। और हमारे राजस्थान में कब पहुँचा, ये 25 जून को। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले इस वाले क्षेत्र में, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा
और डूंगरपुर में। किस में पहुंचेगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इंडिया में प्रवेश करा, इंडिया में प्रवेश हुआ मालाबार तट केरल से 1 जून को भारत में प्रवेश कर जाता है। राजस्थान में 25 जून को पहुंचता है। 25 जून को कहाँ पहुंचता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अब जब ये मौसम जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो जाती है, वापस उठती है, यानी कि वापस जब लौटती है तो उसकी तिथि पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेते हैं राजस्थान में जो मानसून है किस दिशा का आता है? तो दक्षिण पश्चिम। सर्वप्रथम कौन से जिलों में आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसका भारत में प्रवेश कब होता है? 1 जून को। राजस्थान में 25 जून को। अब इस मानसून को जब आ गया तो इसको वापस भी जाना है। तो इंडिया में तो ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है। 1 अक्टूबर से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। 1 अक्टूबर से लौटने इसका प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या होता है? 30 सितंबर से। एक तो आया भी लेट और जा भी जल्दी रहा है, यानी कि हमारे राजस्थान में तो कब से प्रारंभ हो जाएगा? 30 सितंबर से। कब से? 30 सितंबर से। और आया कब था? 25 जून को। कब आया था? 25 जून को। और जाएगा कब? 30 सितंबर को। आया लेट, जा जल्दी रहा है। तो जबकि भारत के सापेक्ष में ये 1 अक्टूबर से लौटते लौटते इसको टाइम हो जाता है संपूर्ण भारत से लौटते लौटते 31 अक्टूबर तक, यानी संपूर्ण भारत से 31 अक्टूबर तक मानसून पूरा लौट जाता है। और हमारे राजस्थान में 30 सितंबर को। आया का 25 जून को। आया कहाँ पर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। मानसून किससे बना है? मौसम से। मौसम अरबी भाषा का शब्द है और मौसम के जनक थे अल मसूदी। ये हमने भारत और राजस्थान दोनों में मानसून को पढ़ लिया कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो कैसे होती है। आगे मानसून की दिशा बता दी। हमारे राजस्थान में ये प्रवेश करता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कब प्रवेश कर जाएगा? 25 जून को। कब प्रवेश कर देगा? 25 जून को। जबकि ये हमारे इंडिया में कब आया था? 1 जून को। 1 जून को इंडिया में प्रवेश था और लौटा कब था? 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक। 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक। जबकि हमारे यहाँ 25 जून को आया था और लौट कब गया था? 30 सितंबर को। ठीक है। सर्वप्रथम बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र में ये प्रवेश करता है। तो ये तो कौन सी थी? हमारी जो ऋतुआं थी उनको हमने पढ़ लिया। अब एक और बाकी है हमारी शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि मानसून निर्वर्तन। इसमें 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं, मानसून निर्वर्तन और कार्तिक हीट। मानसून निर्वर्तन यानी कि अक्टूबर नवंबर जो मानसून होता है वो वापस चला जाता है। शीत ऋतु आगे है कौन सी? शीत ऋतु। शीत ऋतु में 2 घटनाएं होती हैं, एक तो महावट और दूसरी शीतलहर। महावट हम सभी जानते हैं कि भूमध्य सागर से दक्षिण पश्चिमी या जेट स्ट्रीम के द्वारा जो पवनें आती हैं और हमारे उत्तर भारत में बारिश करती हैं, उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? महावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महावट के नाम से जानते हैं। ये हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका महाद्वीप है। इसके ऊपर हमारा भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर से ये पवनें या जो जेट स्ट्रीम है जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा या जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तरी भारत में जो वर्षा की जाती है, विशेषकर रबी की ऋतु में। महावट कब होती है? रबी की ऋतु में। तो उसे हम महावट के नाम से जानते हैं। महावट जो होती है ऋतु कौन सी में होती है? तो ये होती है हमारी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कौन सी फसल की जाती है? तो की जाती है रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। अब रबी की फसल में भी सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए है? तो सर्वाधिक उपयोगी है ये गेहूं के लिए। गेहूं को सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। यानी इसे किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि स्वर्णिम बूंदें। एक बार पुनः शरद ऋतु में मानसून निर्वर्तन होता है, कार्तिक हीट देखने को मिलती है और ये कब होता है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य। उसके बाद में शीत ऋतु में सबसे महत्वपूर्ण घटना है महावट। महावट होती है जो भूमध्य सागर है उससे दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तरी भारत में जो वर्षा की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, महावट के नाम से जानते हैं। महावट शीत ऋतु में होती है और गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आगे पढ़ा था हमने
कि जो गेहूं की फसल है उसमें ये बहुत उपयोगी है और इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक तो था हमारा महाबट। आगे है हमारी शीतलहर। ये हिमालय से, महाबट से हमारे राजस्थान के भी, जैसे हमारे ये राजस्थान है, राजस्थान के ये जो पश्चिम वाले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो महाबट से प्रभावित होता है। आगे है शीतलहर। शीतलहर क्या होती है? यानी कि शीत से ठंडी और लहर से हवा, ठंडी हवाएं। तो हिमालय से, जैसे ये भारत मान लेते हैं हमारा, ये मान लिया भारत है और ये हमारा हिमालय है। तो हिमालय से आने वाली ठंडी पवनें भी कौन सी? ठंडी। तभी तो कौन सी लहर होगी? शीत लहर। इनकी दिशा उत्तर पूर्व से कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से, ये तो उत्तर है हमारा, ये पूर्व है, और कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो ठंडी हवाएं हिमालय से जो दक्षिण उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम को चलती हैं उन्हें हम शीतलहर के नाम से जानते हैं। और ये सर्वाधिक कब चलती हैं? जनवरी के अंदर। तो ये तो हमारी शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को हमने पढ़ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। इसमें हमने वर्गीकरण पढ़े थे, सामान्य पढ़ा था, सामान्य के बाद में व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़े थे। व्यक्तिगत में भी हमने 3 व्यक्तियों के अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया था उसे पढ़ा था। उसके बाद में हमने जलवायु में जो ऋतुओं का वर्गीकरण किया जाता है उसको अध्ययन किया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास देखने के बाद में थोड़ा सा समझ नहीं आता तो आप पिछली कक्षाओं को पहले से देखें, क्योंकि जो क्रम चलता आ रहा है अगर आप उस क्रम में देखते हो तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। और जो बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ज्योग्राफी समझ नहीं आती, हम क्या करें? तो आपको करना कुछ नहीं है, आप एक क्रम बनाओ। पहले जो क्लासें प्रथम से शुरू हुई हैं आप उनको 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो। आपको समझ नहीं आता है तो 4 दिन पढ़ो। उसके बाद में अंदर से वाइब्स आएंगी, अपने आप अंदर से एक फीलिंग्स आएगी कि हाँ मुझे ज्योग्राफी समझ में आने लग गई। पर शर्त यही है कि आप उनको रोज़ पढ़ो और एक साथ एक क्रम बना करके पढ़ो। ऐसा नहीं ये दूसरे नंबर की क्लास ले ली, 1 नंबर की नहीं ली, 1 नंबर की नहीं ली तो फिर दूसरे नंबर की में समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको क्रम वाइज पढ़ें, आपको ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे और आसान से समझ में आएगी। अगर एक बार वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आता तो अभी तो आपके ऊपर आपके फैसिलिटी है, आप उसको कम स्पीड में देख सकते हो, या वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही तो आप उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसकी वजह से आपको जो शब्द हैं जो हमारे लिखे गए हैं उनको और अच्छा सा देखने को मिल जाएगा। यानी क्वालिटी बढ़ाने से आपको थोड़ी सी और अच्छे से उनको देखना मिलेगा। और आप उसी क्रम में अध्ययन करते रहिए। 1 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए। मेरा वादा है कि 4थे दिन आप खुद बोलोगे कि हाँ सर मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई। वह शर्त यही है कि आपको बहुत ही ध्यान से और वीडियो को कंटिन्यू पढ़ना है। 1 दिन पढ़ते ही तो अजीब सी फीलिंग होती है, यार मुझे समझ नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। पर अगर ये हमने पहले दिन डर बना लिया तो फिर हम उसे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये डर को हमने निकाल दिया और रोज़ हम अपनी क्लासों को कंटिन्यू रखते रहे तो ये जो डर था हमारे अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ज्योग्राफी ही नहीं, सभी सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हालांकि जो मैथ साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ता है, पर उनकी जो ट्रिक है, उनके जो पढ़ने का नज़रिया होता है उससे वो तुरंत आसानी से समझ लेते हैं। तो सभी इन वीडियो को लगातार और रेगुलरली देखें, तभी जाके आपको ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। ऐसे बीच बीच में देखने से ना आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसी वजह से मेरा कहना यही है कि आप वीडियो को निरंतर देखें, एक क्रम सीरीज़ के अंदर देखें, जिससे आपको ये वीडियो से जो पढ़ाया गया है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार करके देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पूर्णतः समझ आ जाएगा। आप बढ़िया नोट्स बनाइए और नोट्स का पढ़ने के जैसे ही क्लास ख़त्म होती है आप उनको रिवाइज़ करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नई एक कक्षा के साथ में, इसी नई एनर्जी और उमंग के साथ में। जब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए।
ठीक है। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।